22 अप्रैल 2025 ये वो दिन था जब पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकवादियों ने हमारे देश के पहलगाम में घुस के 26 मासूम लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद से पूरा देश आक्रोशित था और पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान को उसकी इस हिमाकत का जवाब देना बहुत जरूरी है और पूरी दुनिया भी ये जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। इसके बाद कुछ समय पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए कि जगह और प्लेस आप चूज करिए और पाकिस्तान की हिमाकत का बदला लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसके बाद जब पूरे देश को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि 7 तारीख को पूरे देश में इमरजेंसी मॉक ड्रिल रखी जाएगी, उसी समय पर उसी रात को भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के उन आतंकवादी कैंप के ऊपर एक ऐसी स्ट्राइक की जाती है जिसे पाकिस्तान जन्मों तक नहीं भूलेगा। और इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान ने हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर को पोंछने की कोशिश करी थी और पाकिस्तान को इसका सीधा जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। आज पूरा भारत खुश है और पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि भारत पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। रात को लगभग 1:40 और 44 के आसपास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया जाता है। इन ठिकानों को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया और इन ठिकानों के अंदर कई सारे ऐसे आतंकवादी थे जो कई सारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, जिनके बारे में आगे हम बात करने वाले। पर एक बहुत बड़ा सवाल यह आता है कि ये 9 ठिकाने ही क्यों? इन 9 ठिकानों के बारे में बात करना जरूरी है बिकॉज भारत सरकार ने क्लियरली ये चीज कही है कि 9 ठिकाने बड़े इंपॉर्टेंट थे और यहां पर आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती थी। दीज आर दी टेरर कैंप्स। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस आतंकवादी गतिविधियों के अंदर केवल एक संगठन नहीं था, यहां पर 3 संगठनों के आतंकवादी कैंप थे, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद, जो तीनों के तीनों संगठन भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इन्हें लगता है कि भारत के अंदर किसी भी तरह का आतंकवादी गतिविधियां फैलाएंगे और भारत इन्हें ऐसे ही छोड़ देगा, पर भारत ने इस बार इसका बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है और इस जवाब से पूरा देश बहुत खुश है। चलिए, इस स्ट्राइक के बाद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस रिलीज जारी करी। अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ वो कह रहे हैं कि भारत की तरफ से एक्ट ऑफ वॉर है और अपने आप को डिफेंड करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कई सारी बातें की जा रही है कि भारत के इस प्लेन को उन्होंने गिरा दिया, इस फाइटर जेट को गिरा दिया गया है। ये वो क्यों कर रहे हैं? अपनी जनता को थोड़ी सांत्वना देने के लिए। इस प्रेस रिलीज को जारी करना बड़ा इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हर भारतीय को जानना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाने की आगे कोशिश करेगा कि भारत की तरफ से एक्ट ऑफ वॉर था, भारत ने आगे से हमला कर दिया। देखिए, हमने 3 बातें इस प्रेस रिलीज के अंदर कही है। नंबर 1 चीज, भारत ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के अंदर जाकर 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया गया। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें से 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर है और 4 जो साइट्स है वो पाकिस्तान के अंदर है। हमने यहां पर क्लियरली ये कहा कि हमने किसी भी, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, सरकार ने क्लियर कर दिया कि नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी हैव बीन टारगेटेड। पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी को, पाकिस्तान मिलिट्री के किसी भी कैंप को हमने टारगेट किया ही नहीं है। हमारा जो लक्ष्य था वो आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स थे, उनके ठिकाने थे और हमने इस बात को भी क्लियर किया पाकिस्तान को बताने के लिए कि तुमने जो 22 अप्रैल को किया था ना, जो 26 मासूम लोगों की हत्या करवाई है, उसका बदला भारत ने यहां पर ले लिया है। तो पाकिस्तान के पीएम अभी क्या कर रहे हैं? वो पूरी दुनिया से एक कंडोलेंस बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग उनको सांत्वना दे कि उनके साथ बुरा हुआ, ये हुआ। हमने क्लियरली ये चीज करी कि हमने जितने भी हमले करें, ये जो स्ट्राइक हमने करी, ये पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकवादियों के ठिकाने पे कही है। अब अगर शहबाज शरीफ ये मानते कि हाँ ठीक है साहब, वो ठिकाने के अंदर जो आतंकवादी थे वो हमारे ही थे, तो फिर आप जो बात करें कि एक्ट ऑफ वॉर, वो शायद सही भी हो सकती है। पर आप अभी ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर भारत ने किया है और उसके लिए जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? आप भारत सरकार को ठहरा रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत हो जाती। इसके बाद, स्ट्राइक के बाद भारत ने तत्काल 5 कंट्रीज को इसकी जानकारी दी। नंबर 1 यूएसए, यूके, यूएई, सऊदी अरेबिया और रशिया, इन 5 कंट्रीज को स्ट्राइक के बारे में इंफॉर्म कर दिया गया था। अब स्ट्राइक के पीछे जो मास्टरमाइंड है हमारे देश के, वो है हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब। जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इनकी देखरेख के अंदर ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। अब आप देखेंगे, एक बड़ी जानकारी की बात भी है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिनका नाम है मार्को रूबियो, इनका सबसे पहले स्टेटमेंट आता है स्ट्राइक के बाद। मतलब कहीं ना कहीं चीज लग रहा है कि शायद यूएसए को ऑलरेडी पता था बिकॉज कई समय से, बहुत लंबे समय से अजय डोभाल साहब और मार्को रूबियो ये कनेक्शन के अंदर है, भी पहले भी काफी बार बातचीत कर चुके हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया हमारे साथ है।
पाकिस्तान के साथ इस समय पर तो कोई भी नहीं, और इस खुल के पूरी दुनिया भारत के साथ आ गई। अब स्ट्राइक के अंदर हमने 3 आतंकवादी संगठनों को टारगेट किया, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। पहलगाम के अंदर अभी जो अटैक हुआ, उस अटैक की जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ ने, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक विंग है। पर एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया, जिसमें 5 ठिकाने पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर है और 4 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर है। तो इनकी लोकेशन चूज कैसे की गई? बिकॉज ये ठिकाने इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आप एक स्ट्राइक करते हैं और याद रखिएगा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव स्ट्राइक। आप समझिए, हम एक साथ 9 ठिकानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। एक ठिकाना ऐसा जो कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक जाता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं भावलपुर के बारे में। भावलपुर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, और बहुत लंबे समय से मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में बात करूं, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक यहां पर की गई। इसको नेस्तनाबूद कर दिया, वो जरूरी था। अगर इसको नेस्तनाबूद नहीं करते तो भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाती। लंबे समय से हमारे टारगेट के ऊपर ये साइट थी। पर सवाल एक वही आता है कि ये 9 साइट्स में ऐसा होता क्या था, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि हमने क्या चुना, हमने क्या देखा। बट एक चीज आप याद रखिएगा, यहां पर आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को मत भूलिए। हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करी, जिन्होंने टारगेट्स बताए कि क्या कहां पर है, मतलब आप सोचिए उन लोगों का तो नाम भी कभी बताने लगने वाला है जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन को दिया है। तो मैं उनको पहले सल्यूट करता हूं, पूरे देश की तरफ से उनको एक धन्यवाद देता हूं कि आपने इन साइट्स को अपनी जान पर खेल कर बताया, इनकी लोकेशन भेजी, यहाँ की इंफॉर्मेशन भेजी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगेन वही सवाल कि 9 ठिकाने ही क्यों? बिकॉज आप देखिए 9 टारगेट को हिट करा है हमने यहां पर, जिसमें एक टारगेट भावलपुर 100 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के, और यह जैश ए मोहम्मद का गढ़ था। इसके अलावा 8 ठिकाने और है। इन सारे ठिकानों के बारे में बात करना जरूरी कि टारगेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। एक एक करके हम सारे ठिकानों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए, अभी चीजें क्लियर नहीं, सरकार कुछ समय के बाद ही क्लियर कर पाएगी कि कौन से वेपन्स का हमने यूज करा, कौन सी चीजों का यूज किया गया। बट कुछ चीजें ऐसा लगता है कि पिछली स्ट्राइक्स को अगर देखा जाए कि जिन मिसाइल्स का यूज किया गया है, वो हैमर मिसाइल हो सकती है, वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल हो सकती है। बट एक चीज क्लियर है कि यहां पर कामाकाजी ड्रोन्स का यूज किया गया है, जिन्हें सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है, जो अपने आप टारगेट के ऊपर जाते हैं और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। बट बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि 9 साइट्स ही क्यों? सरकार अगर इन 9 साइट्स को चुन रही है, सेना ने कहा है कि साहब इन 9 साइट्स के ऊपर स्ट्राइक करनी है, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। इन 9 साइट्स के बारे में जानना एक भारतीय होने के नाते आपके लिए बड़ा जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही थी, पूरी दुनिया को इस बारे में पता है, पर भारत ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है। दैट इज द ओनली रीजन कि आज भारत के साथ दुनिया का हर देश खड़ा है, हर देश खड़ा है। चाहे आप यूके के बारे में बात करें, रशिया के बारे में बात करें, यूएसए के बारे में बात करें, इवन सऊदी अरेबिया और यूएई को भी हमने इन्फॉर्म किया है स्ट्राइक के बारे में। जिन 9 ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक की गई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भावलपुर का मरकज। सुभान अल्लाह। देखिए, मरकज बेसिकली एक अरेबिक लैंग्वेज का शब्द है, इसका मतलब होता है हेडक्वार्टर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी? ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और ये पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर है। सोचिए, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, और पाकिस्तान सरकार को पता ही नहीं है। और पाकिस्तान कह रहा है साहब कि हमारा तो आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया की नजर, बिलीव मी, पूरी दुनिया की नजर इस जगह पर बनी रहती है। क्यों? 3 एकड़ का एक कॉम्प्लेक्स है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर केवल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तकरीबन अगर मैं साल भर की बात करूं तो 600 आतंकवादियों को ये लोग ट्रेन करते हैं। और ये कहा जाता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस बारे में कहा भी है और इनपुट भी मिला है कि पहलगाम हमले की साजिश इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर रची गई थी। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को हमने खत्म कर दिया और एक बहुत बड़ा संदेश भारत ने दिया। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यह मरकज तैयबा, जो कि मुर्दी के अंदर, जो कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर आप इसे कह सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइट है। सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना की गई। स्थापना तो क्या बोलना है, इससे बनाया गया था। और इसको बनाने के लिए फंडिंग कौन करता है? ओसामा बिन लादेन। $10 मिलियन ओसामा बिन लादेन ने दिए इसको बनाने के लिए। और पाकिस्तान सरकार कहती है कि हमको तो ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लगभग 200 एकड़ के अंदर साइट फैली हुई है और यहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। कौन से आतंकवादी? वही आतंकवादी जिन्होंने भारत के अंदर कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया। 26/11 का हमला जो भारत के अंदर हुआ, उसमें एक आतंकवादी पकड़ाया था, आप सब उसका नाम जानते ही है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अजमल कसाब के बारे में। अजमल कसाब को भी यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है जिसके बारे में अजमल कसाब ने बात करी थी, उसे दरुआ ए रिबात कहा जाता है। ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग है कि आपको इंटेलिजेंस कैसे गैदर करना है, सामने वाले से बातें कैसे निकलवानी है, किसी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है। इसकी ट्रेनिंग देने के लिए एरिया बड़ा फेमस है। यहां पर इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है और साल भर के अंदर ये लोग तकरीबन 1000 आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं। और सोचिए 200 एकड़ के अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स फैला है। कहने के लिए यहां पर एक एकेडमी है, सूफा एकेडमी,
पर ये काम क्या करते हैं, ये आतंकवादी को बनाने की फैक्ट्री है। इसके बाद एक एरिया और है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शवई नाला कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद के अंदर लश्कर ए तैयबा का एक बहुत बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। और याद रखिएगा, लश्कर ए तैयबा का अगर मैं क्लियरली बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंप में से एक था। इसको नस्तनाबूद करना भारत सरकार के लिए बड़ा जरूरी था, बिकॉज इसके बारे में कई सारे इंटेल इनपुट भी मिले हैं और कई सारी जानकारियां मिली कि यहां पर आतंकवादियों को इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि वो स्पेशल वेपन को चलाने में सक्षम बन सके। जी हाँ, ये सेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहां पर स्पेशलाइज्ड वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, कुछ वेपन्स ऐसे होते हैं जो आम वेपन की तरह नहीं होते, उनको चलाने के लिए आपके अंदर एक स्पेशल स्किल होनी चाहिए और स्किल को डेवलप करने में समय लगता है। इस कैंप में उसी स्किल को डेवलप करवाया जाता था। कई सारे बड़े बड़े आतंकवादी ने यहां से ट्रेनिंग ली है। यहां पर दरुआ-ए-अम ट्रेनिंग भी दी जाती है। दरुआ-ए-अम क्या होती है? ये बेसिकली एक रिलीजियस ट्रेनिंग है जिसमें इंसान के ब्रेन को वॉश भी किया जाता है कि नहीं साहब, ये धर्म गलत है, केवल यही सही है। और इस तरीके से लोगों को एक तरीके से, अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं, तो आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। यहां पर रिफ्रेशर कोर्स भी करवाया जाता है। रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है? देखिए, कई सारे आतंकवादी होते हैं जो कि ट्रेंड है ऑलरेडी, और 4-5 साल में वापस ट्रेनिंग के लिए आते हैं। रिफ्रेशर कोर्स करेंगे, हम वापस से उसी वेपन को चलाना सीखेंगे, तो समय के साथ बदलाव भी आता जाता है। जैसे आप जानते हैं, फौज के अंदर रिफ्रेशर कोर्सेस होते हैं, आतंकवादी यहां पर रिफ्रेशर कोर्स करते हैं। तो ये उनकी एकेडमी थी जिसको हमने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। इसके बाद आगे हम बात करें, दैट इज मरकज अब्बास, जो कि कोटली के अंदर और जैश-ए-मोहम्मद का, इसे मैं गढ़ कह सकता हूं। मरकज आप समझ गए, हेडक्वार्टर है। अब इसको जो व्यक्ति लीड करता था, जो व्यक्ति यहां का सरगना है, जो यहां का लीडर है, उस व्यक्ति का नाम था कुरी हाफिज, है ना, कुरी जरार, माफ कीजिएगा। कुरी जरार एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। दुनिया के कई सारी एजेंसीज ने इसको एक आतंकवादी करार दिया है और कई सारे आतंकवादी संगठनों के अंदर इसको एक भगवान के रूप में माना जाता है। अब ये ट्रेनिंग सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पर सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, आपको शायद लग रहा होगा कि सुसाइड बम्बर बनने में क्या है सर, बस पहना वेस्ट और आके अपने आप को मार दिया। नहीं, ये नहीं। ये स्पेसिफिक यहां पर ये हब था सुसाइड बम्बर्स की ट्रेनिंग के लिए, ये कैसे आपको अपने आप को सही जगह पर जाकर खुद को उड़ाना है, खुद को मारने की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है। एरिया था पाकिस्तान के अंदर, और याद रखिएगा तकरीबन 200 आतंकवादी यहां पर रहते थे। जी हाँ, 200 आतंकवादी, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम बात करें सरजल, जो कि तैराकालन जैश-ए-मोहम्मद का एक बहुत बड़ा कैंप था, जो कि सांबा सेक्टर के ऊपर, हमारे देश में जो हमारा सांबा एरिया है, उस एरिया के अंदर आतंकवादियों को अटैक करने के लिए ट्रेन किया जाता है, बिकॉज सेक्टर के काफी पास से ट्रेनिंग कैंप था। और बेसिकली एक तरीके से इतने पास होने के कारण आतंकवादियों को फायदा क्या था? किसी भी चीज को अगर उनको पहुंचाना है, फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, ड्रग्स को पहुंचाना है, नार्कोटिक्स को पहुंचाना है, उसके लिए कैंप उनका बड़ा काम आता था। यहां पर एक बहुत बड़ा टनल का नेटवर्क आपको मिलेगा। इस टनल के नेटवर्क के द्वारा भारत के अंदर ये वेपन्स लेके आ रहे हैं, ये ड्रग्स लेकर आते थे, इसको नेस्तनाबूद करना भारत के लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद हम एक नेक्स्ट कैंप के बारे में बात करें, दैट इज मस्कर रहील शहीद, जो कि कोटिल है। और ये अगर मैं बात करूं तो ये कैंप भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ये कैंप हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। जी हां, इस कैंप का जो बहुत बड़ा एक संचालक है पूरी दुनिया के अंदर, उसका नाम मशहूर है, आई होप आपने कभी उसका नाम सुना होगा। इस व्यक्ति का नाम था सैयद सलाहुद्दीन। अब यहां पर सिखाया क्या जाता है, इस कैंप के अंदर बेसिकली आपको सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस आपको पकड़ने के लिए आ रही है तो आपको सर्वाइव कैसे करना है, ये चीजें यहां पर सिखाई जाती थी। और हिजबुल मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा कैंप है, और भारत के अंदर हम सब जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन ने भी कई सारे घटनाओं को अंजाम दिया है, इसलिए इस कैंप को डिस्ट्रॉय करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। नेक्स्ट अगर हम कैंप के बारे में बात करें, दैट इज सैयदना, माफ कीजिएगा, सैयदना बिलाल कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद के अंदर है। मुजफ्फराबाद कौन सा है? पाकिस्तान का है। और ये जैश-ए-मोहम्मद का एक बहुत बड़ा कैंप है। अब देखिए, जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा कैंप आप कह सकते हैं। इस कैंप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पाकिस्तान के जो स्पेशल फोर्सेस SSG है, उसके सोल्जर्स, उसके अधिकारी यहां पर आकर आतंकवादी को ट्रेनिंग देते हैं। कई सारी तस्वीरें अवेलेबल है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वहां के अधिकारी जाकर यहां पर आतंकवादी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि हमने इस कैंप को नेस्तनाबूद किया, हमने तबाह किया। इसके बाद हम एक और कैंप के बारे में बात करें, जैसे ममान जो है, जो कि सियालकोट के अंदर है, ये भी हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। और इसके बाद हम बात करें मरकज अहल हैदिता, जो कि बरनाला के अंदर लश्कर ए तैयबा का एक बहुत बड़ा कैंप है। देखिए, इस कैंप के बारे में अगर मैं बात करूं, बड़ा स्पेसिफिक कैंप है। भारत के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, आतंकवादियों को भारत के पुंछ सेक्टर के अंदर, राजौरी के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर भेजने की जिम्मेदारी इसी कैंप की होती है। आतंकवादियों को पहले भेजा जाता है यहां पर, पाकिस्तान से सारे आतंकवादी यहां आते हैं और यहां से टनल के द्वारा ये लोग भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। भारत के अंदर अगर कोई चीज भेजनी, लाइक वेपन्स आपको भेजने, एमुनिशंस भेजने, RDX आपको भेजना है,
ये सेंटर उसका हब था। इस सेंटर से हुए बिना कोई भी चीज भारत के अंदर नहीं जाती थी। लश्कर तैयबा के कई बड़े बड़े ऑपरेटिव्स, कई बड़े बड़े आतंकवादी इस कैंप का हिस्सा है। तो भारत ने इन 9 कैंप्स को तबाह करा, पूरी तरीके से हमने इनको डिस्ट्रॉय करा और पाकिस्तान को एक ऐसा सबक दिया जो पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। हम लोग 22 अप्रैल का दिन नहीं भूल सकते, पर तुम लोग 7 मई का दिन कभी नहीं भूलोगे। और भारत ने चीज दिखा दी कि भारत अब किसी भी चीज से डरने वाला नहीं है, और ये चीज करना जरूरी भी थी। अब आगे जो भी एक्शन ले, बट हमने क्लियर कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के हर गतिविधि का जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।